नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा 2.0 में। और ये एसएससी जीके सीरीज क्वेश्चन का पार्ट 3 है वीडियो है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रधान किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कार्यकारी प्रधान यानी जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्य से रिलेटेड जो कोई हेड होते हैं वो कौन है? तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 74 और 75 जुड़ा हुआ है, 75 और 74। तो 74 क्या कहता है? 74 आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन के लिए और उन्हें सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, ओके। और आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट करेंगे वो राष्ट्रपति ही करेंगे, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 75 अपॉइंटमेंट से है और 74 को आप कह सकते हैं कि सलाह देने के लिए है। तो दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मिनिस्टर का जो काउंसिल होता है यानी जो मंत्री परिषद होता है उसका हेड यानी उसका प्रधानमंत्री होते हैं। और आर्टिकल 75 ये बताता है कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ओके। और कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये सब इत्यादि बात हुई, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए संगठन के साथ समझौता किया, मतलब किस संगठन के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के साथ विश्व बैंक ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है समझौता किया है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों के मतलब बहुमुखी विकास से इसका उद्देश्य जो है संबंधित है, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वो बच्चों के बहुमुखी विकास से है, ओके। और विश्व बैंक क्या करता है इसमें? तो विश्व बैंक करता है कि इस कार्य के लिए वित्तीय सहयोग जो है यानी फाइनेंशियल सपोर्ट ये मतलब ये देता है, ठीक है, विश्व बैंक। तो इसीलिए ये आईएमएफ के साथ एक इससे समझौता किया है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है देश के नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है? देश के नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है? एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एस्कॉट एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो है नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 4 फरवरी को 2016, समझ गए? 4 फरवरी 2016 को इसकी स्थापना की गई। महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये एक नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी है, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि दो पूर्ण स्थापन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दो पूर्ण स्थापन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है 0, इकाई और इकाई से कम और अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि दो पूर्ण स्थापन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो होती है अनंत, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि लोचदार मांग क्या होता है? लोचदार मांग, यदि आपसे पूछे कि लोचदार मांग क्या होता है, लोचदार मांग, ठीक है। तो लोचदार मांग का अर्थ होता है कि जो आपूर्ति और मूल्य से प्रभावित हो, ठीक है। लोचदार मांग का क्या अर्थ है? कि जो आपूर्ति और मूल्य से प्रभावित हो उसे हम लोग लोचदार मांग कहते हैं। अच्छा, इसी में पूछ देगा कि बेलोचदार मांग क्या है? तो बेलोचदार मांग का अर्थ होता है कि जो आपूर्ति और मूल्य से अधिक प्रभावित नहीं हो, ओके। तो जो आपूर्ति और मूल्य से प्रभावित हो वो लोचदार मांग, और बेलोचदार मांग का मतलब ये हुआ कि जो आपूर्ति और मूल्य से प्रभावित नहीं हो, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एक उत्पादन के साधन की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक उत्पादन के साधन की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो होती है तो क्या जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित कर रहा है, जो वह दीर्घ काल में अर्जित कर सकता है, जो वह अच्छी मशीनों के साथ अर्जित कर सकता है, या वह न्यूनतम जो उसे वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए भुगतान करना होता है। इसका सीधा सीधी उपयोग मतलब ये उत्तर होगा कि जो वह वर्तमान यानी अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित कर रहा है उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, यानी जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित कर रहा है, यानी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा, ए, जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित कर रहा है। उत्पादन के साधन की अवसर लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। साधन कीमत यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस उपदान, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उपदान माइनस अप्रत्यक्ष कर, और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस उपादान हो जाएगा। तो साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है। भारत में आप लोग को मालूम ही होगा, ये भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील क्या है, पोवई झील, डल झील, चिल्का झील, वूलर झील। तो इसका उत्तर हो जाएगा वूलर झील। ठीक है, वूलर झील जो हो जाएगा वो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और उसमें मैं आपको कुछ बात बता दे रहा हूँ कि भारत में यदि पूछे कि नमकीन पानी का झील कौन है जो सबसे बड़ा है, तो सांभर झील हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में नमकीन पानी का झील सबसे बड़ा यदि पूछे तो सांभर झील हो जाएगा। डल झील, वूलर झील, बैरीनाग, मानसबल झील, ये सब सारे झील जो हैं वो जम्मू कश्मीर में है, यानी JNK में है। कौन कौन, डल झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, ये सारे जो हैं जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब में है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मीठे पानी की झील वूलर झील हो गया। और कौन कौन झील जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में है डल झील हो गया, उसके बाद वूलर झील हो गया। ठीक, उसके बाद बैरीनाग झील हो गया, बैरीनाग झील हो गया, उसके बाद मानसबल झील हो गया। तो ये सब झील जो है वो कहाँ है, डल, वूलर, बैरीनाग, मानसबल, ये सारे जम्मू कश्मीर में है। ओके, और क्या, और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। उसके बाद लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा तटीय झील जो कि चिल्का झील यहाँ पे है, सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील, वो कहाँ पे है, तो वो उड़ीसा में है। ये झील जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ओके, और भारत में जो कृत्रिम झील है वो कौन है, गोविंद सागर झील जो कि पंजाब में है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। कहाँ से, चंपारण से, चौरा चौरी से, बारदोली से, दांडी से। तो सभी को मालूम होना चाहिए ये कि गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, चंपारण से। चंपारण से शुरू किया, कब किया, 1917 से किया। चंपारण से किया, 1917 से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद यदि इसमें ये पूछे कि जो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, प्रथम सत्याग्रह की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रथम सत्याग्रह जो है यदि ये पूछते कि प्रथम सत्याग्रह कहाँ से किया, फर्स्ट प्रथम सत्याग्रह कहाँ से किया, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया, 1907 में। 1907 में। ये बात आपको याद रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया चंपारण से, जो कि 1917 है। और यदि ये पूछे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया। कब किया, 1907 में। ओके, और चंपारण सत्याग्रह किस चीज़ से संबंधित था, तो यहाँ पे तिनकठिया पद्धति से ये रिलेटेड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, चिंपैंजी के। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदर के आधार पर पड़ा, ज़्यादा और कुछ में नहीं है। RH कारक का नाम जो है वो
बंदर के आधार पर पड़ा। ओके, और रीसस बंदर में सर्वप्रथम RH तत्व को खोजा गया। 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। तो यहाँ पे रक्त के बारे में यदि बताते तो रक्त RH+ और RH- हो सकता है, यानी जो ब्लड है हमारा वो क्या क्या हो सकता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हो सकता है। ओके, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की। यानी ब्लड ग्रुप के यदि बारे में पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप, तो लैंडस्टीनर ने की। लैंडस्टीनर ने कब, 1900 ईस्वी में। ठीक है, लैंडस्टीनर ने की ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है, 1900 ईस्वी में, याद रखनी है। तो आर्यचार्य का नाम किसके आधार पर, बंदर के। ठीक है, तो इसका हो गया दोनों का, इसका चंपारण, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत का एंटी टैंक मिसाइल है आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। तो भारत का जो एंटी टैंक मिसाइल जो है वो है नाग। ठीक है, भारत का जो एंटी टैंक मिसाइल है वो क्या है, नाग। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 4 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 4 किलोमीटर है। और नाग का जो प्रथम सफल परीक्षण है वो नवंबर 1990 में किया गया था। नवंबर 1990 में नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो है वो कब किया गया था, नवंबर 1990 में। और नाग जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दागो और भूल जाओ, यानी आप इसको छोड़िए और फिर ये वापस आएगा नहीं, बल्कि ये दागो और भूल जाओ पद्धति पर ये काम करता है। ठीक है, धनुष के बारे में आपको बता दें तो धनुष जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, और धनुष पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। तो यहाँ पे नाग के बारे में बात कर रहा था कि भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन है, नाग। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 4 किलोमीटर। और ये इसका प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था, नवंबर 1900 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो उत्तर तो मैंने सबका बता दिया, इसका ए था, इसका भी ये, और इसका भी। तो अगला है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पुराना हिंदू महाकाव्य, तो हिंदू महाकाव्य यदि पूछा जाए तो ये है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है वो क्या है, रामायण है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा जाता है, ये बात याद रखना है। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की, कब की, तो अकबर के समय में की थी। और कंबन ने तमिल रामायण की रचना की है। कंबन की यदि बात करें तो ये तमिल रामायण की रचना की है। ठीक है, और महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है तो रामायण, और यदि ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है तो वो है महाभारत। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार अब नहीं है, क्योंकि 1978 में 44वां संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, 44वें संविधान में संशोधन किया गया, और इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको किस में जाके रख दिया गया, तो आर्टिकल 300 में रख दिया गया। आर्टिकल 300 क में, समझ गए, तो आर्टिकल 300 क में इसे रख दिया गया, और जो कि कानूनी अधिकार अब बन गया है। तो निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार अब नहीं है। इसे 1978 में 44वां संशोधन हुआ जिसमें इसको हटा दिया गया, और हटा के आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, समझ गए। थोड़ा मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(6) और अनुच्छेद 31 के अधीन ये था, जिसको अब हटा के 300 में कर दिया गया। मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है भारत में, तो अमेरिका से लिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति चित्रकार कौन थी, लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी और हेनरी स्मिथ।
तो सबको मालूम है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम मास कौन है? भादो, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक। तो हमारे राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम मास जो है वो क्या है? चैत्र। समझ गए? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। भारत में रुपए का सिक्का जो है वो सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। शाहजहां, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इनके शासनकाल में जो है भारत में सिक्का का जो है सर्वप्रथम मतलब ये स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ जान जाते हैं कि शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया कब चलाया, कितना ग्रेन का चलाया था? तो 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन का चलाया। शेरशाह ने तांबा का सिक्का चलाया, वो भी कितना ग्रेन का? 380 ग्रेन का, 380 ग्रेन का चलाया। भारत के प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। और भारत में सोना के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया। दूसरी बात, शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया जो कि कितना ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। फिर शेरशाह ने तांबा का सिक्का भी चलाया जो कि कितना ग्रेन का था? 380 ग्रेन का था। और भारत के प्राचीन सिक्के को हम लोग आहत सिक्के कहते हैं। और फिर भारत में जो सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में चलाया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? कलकत्ता में 24 जनवरी 1950 को, इलाहाबाद में 24 जनवरी 1950 को, दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित विशन नारायण धर ने किया था। ओके, राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और राष्ट्रगीत की यदि हम बात करें जो कि वंदे मातरम है, वो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया। और 1896 में कांग्रेस की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो ये जो 1911 का जो अध्यक्षता है 1911, तो इसमें पंडित विशन नारायण धर ने किया था। और इसी ये कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया। और राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और 1896 ईस्वी में राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है वो भी कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो इसका उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरणीय रसायन, प्राकृतिक पोषक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अजैव निम्नीकरणीय रसायन। अजैव निम्नीकरणीय रसायन जो है वो वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक है। इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल कहते हैं इसे, जो कि अजैव होते हैं यानी जो अपघटित नहीं होते हैं, तो ये वातावरण को अधिक प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, और लिम्फोसाइट से, या ईओसिनोफिल्स से। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बायोस्फीयर की परिभाषा है पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, पृथ्वी तथा ये पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव, पृथ्वी के सभी पादप और पृथ्वी के सभी जंतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें हम लोग जीव रहते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? वातावरण कारकों को मनुष्य द्वारा उठाना यानी रेज करना, और खाद्य उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि, जनसंख्या परिणाम में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को संकेंद्रण में वृद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो खाद्य श्रृंखला होता है जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन का मतलब जैसे ये हो गया कि जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को फिर जो है कह सकते हैं कि बाज या चील वगैरह ये वो खाता है, और उसे कोई फिर दूसरा जीव खाता है। तो ये एक फूड चेन है जो प्रकृति में। तो यहाँ पे इसी में बायोमैग्निफिकेशन होता है जिसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन का ये पूछा गया है कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? तो खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को संकेंद्रण में वृद्धि, इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है वो
जो लास्ट लेवल पे जो जीव है उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो है इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 7 से 8 दिसंबर कब? 1985। ठीक है, 1985 की गई थी। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है मालूम होना चाहिए आप लोग को? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये है दक्षिण देशों का जो है वो संगठन है ये सार्क। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल यानी काठमांडू में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का काठमांडू में है, काठमांडू में है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सार्क में कौन कौन से 10 देश हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन से देश हैं। तो भारत सबसे पहले हमारा, उसके बाद कौन? पाकिस्तान, उसके बाद हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, 4 देश हो गए। उसके बाद भूटान, और फिर श्रीलंका हो गए। मालदीव और बांग्लादेश। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा आप लोग कि कौन कौन है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। ओके, तो अफगानिस्तान तो है ही, भूटान है ही, मालदीव है ही, लेकिन म्यांमार जो है वो इसका सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तवांग बौद्ध मठ भारत में किस राज्य में स्थित है? तवांग बौद्ध मठ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तवांग बौद्ध मठ जो है वो है। ठीक है, तो चीन क्या करता है? चीन इसमें तवांग सहित अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग मानता है। ठीक है, धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार का अस्थायी मुख्यालय है, जो कि वो भी एक बौद्ध मठ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तवांग बौद्ध मठ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? सबको मालूम होगा ये। सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? बीजी तिलक, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, BR अम्बेडकर। तो कौन थे? ज्योतिबा फुले। और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? तो 1873 में, 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी है। और डॉक्टर VR अम्बेडकर जो है यहाँ पे डॉक्टर VR अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्थापना की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की, कब की? 1873 में। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की मैं बात कर लूँ, जो कि ऑप्शन डी में है, तो वो उन्होंने बहिष्कृत समाज की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? सरदार गुरुमुख, निहाल सिंह, सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। और GV मावलंकर, AS आयंगर, बलराम जाखड़। तो GV मावलंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। GV मावलंकर। और ये प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और लेकिन वो पारित नहीं हुआ। ओके, गणेश वासुदेवन मावलंकर नाम था इनका। और इसमें आपको बता दें कि प्रथम दलित स्पीकर के बारे में यदि आपसे पूछे कि प्रथम दलित स्पीकर कौन थे, तो GMC बलयोगी बने थे। कौन? GMC बलयोगी। ओके, GMC बलयोगी। प्रथम दलित स्पीकर आपसे पूछे तो वो है GMC बलयोगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो GV मावलंकर। दलित के बारे में पूछे तो GMC बलयोगी। और प्रथम महिला स्पीकर आपसे पूछे कि कौन है, तो मीरा कुमार, जो आप लोग को मालूम है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत प्राचीन
प्राचीन भारत के किस राज्य ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखा है? कौन कौन नाटक है यहाँ पे? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं। अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं। और हर्षवर्धन के बारे में आपको बता दें कि हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश के शासक थे। कौन वंश के शासक थे? पुष्यभूति वंश के शासक थे। और इन्हें अंतिम उत्तर भारत के प्राचीन काल का महान हिंदू राजा माना जाता है। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज की राजधानी यानी कन्नौज को राजधानी बनाया। यानी पूछेगा आपसे कि हर्षवर्धन ने किस जगह को राजधानी बनाया, तो कन्नौज को। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इनके शासनकाल में भारत आया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने ये 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे। और हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो पुष्यभूति वंश के थे। और इन्हें जो उत्तर भारत का जो अंतिम उत्तर भारत का जो है हिंदू राजा माना जाता है, महान। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। तो ये थे एसएससी जीके सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो, और ये 25 क्वेश्चन में थे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 4 होगा, और इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।